नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। दोस्तों बतानी है कि वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे चावल, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़े थे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो बतानी है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़े थे। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मचर्य। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य जो है, इन्होंने इस सिद्धांत को जोड़े थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिपिटक, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कौन सा। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिपिटक, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे काजीरंगा। जी हाँ दोस्तों, जो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काजीरंगा अभयारण्य जो असम राज्य में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक सींग वाले गैंडे इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का कारण है। दोस्तों बतानी है कि जो इंद्रधनुष हम लोग बरसात के मौसम में देखते हैं उसका कारण क्या है, किस कारण से इंद्रधनुष निकलता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परावर्तन एवं अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन ये दोनों के कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। अब बताने दोस्तों कि आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है, क्या कारण है कि आकाश का नीला रंग हमें प्रतीत होता है, दिखता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है, आकाश का नीला रंग। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। दोस्तों बतानी है कि लाल कांच को अगर अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा। तो आप लोग याद रखेंगे हरा दिखाई देगा, यानी कि ग्रीन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाल कांच को दोस्तों अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह हरे रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक करार कौन देता है। दोस्तों बतानी है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन करार देता है। तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक करार देते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्त होता सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण है।
दोस्तों बतानी है कि जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय हमें लाल दिखाई देता है, क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होता सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? दोस्तों बताने कि इनमें से किस एक की कमी के वजह से दंत क्षरण अर्थात दोस्तों दांत खराब होते हैं, दांत सड़ते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे फ्लोराइड, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, फ्लोराइड की कमी के कारण दोस्तों दांतों में क्षय होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को दोस्तों एक और फैक्ट्स बता दें कि फ्लोराइड की मात्रा कम या ज्यादा, अगर कम भी हो जाए तो दांतों में क्षय होना शुरू हो जाता है और ज्यादा भी हो जाए तो दांत खराब होना शुरू हो जाता है। यानी कि फ्लोराइड की मात्रा बराबर स्तर में होना चाहिए। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है निम्न में से किसका प्रयोग करके? तो आप लोग याद रखेंगे जियोलाइट्स का प्रयोग करके। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जियोलाइट्स का प्रयोग करके दोस्तों धातुओं के सल्फेट के जो कारण पानी की अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके? तो जियोलाइट्स का प्रयोग करके। आप सभी याद रखेंगे, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। दोस्तों बताने है कि जो शुष्क बर्फ होती है ड्राई आइस वो किससे तैयार किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ये दोस्तों शुष्क बर्फ इसी से तैयार किया जाता है, ड्राई आइस। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे उपराज्यपाल के द्वारा। संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के जो दैनिक प्रशासन की देखरेख है दोस्तों वो वहां के उपराज्यपाल करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के जो प्रमुख होते हैं वो वहां के उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल यानी कि LG, जिन्हें अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये दोस्तों संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपराज्यपाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर को बनाने के लिए तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यानी कि SO2। सोडा वाटर बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों बताने हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे धूल कण, ऑप्शन बी डस्ट पार्टिकल्स वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कणिका यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में दोस्तों बतानी है कि हमारे रक्त में मौजूद WBC का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि सफेद रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल का मेन क्या है दोस्तों कार्य? तो आप लोग याद रखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना,
ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये किसका कार्य है? WBC का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों बतानी है कि पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। आप सभी दोस्तों बता दें कि इस दौरान जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों बताने है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पित्त का यही कार्य है, वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की उच्च न्यायालय किस प्रदेश के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, गोवा राज्य में अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। गोवा राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो वही बतानी है कि इसका हाई कोर्ट, इसका उच्च न्यायालय किस प्रदेश के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट। आप सभी याद रखेंगे। गोवा राज्य के उच्च न्यायालय किस प्रदेश के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? दोस्तों बताने है कि समुद्र जो है वो नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी के कारण समुद्र जो है दोस्तों वो हमें नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय साइक्लोन को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? नेचुरल गैस। तो आप लोग याद रखेंगे पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस भी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? दोस्तों बतानी है कि लाल किले में जो मुगल अस्तित्व है किसके पतन के साथ मुगल अस्तित्व समाप्त हो गया? तो आप लोग याद रखेंगे बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक था, इसी के पतन के साथ मुगल का जो अस्तित्व है वो भारत से पूरी तरह समाप्त हो गया। लाल किले में मुगल अस्तित्व पतन के साथ दोस्तों बहादुर शाह जफर के पतन के साथ लाल किले में मुगल अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों ये अंतिम मुगल शासक था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? दोस्तों बतानी है कि जादू टोना का तंत्र मंत्र का जो उल्लेख है वो हमारे किस वेद में किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे अथर्ववेद में, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी? दोस्तों बतानी है कि भारत के किस राज्य में पहला आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना
हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिहार में दोस्तों आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी पहली बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? दोस्तों बतानी है कि वह कौन सा फसल है जिसके लिए पानी तो सबसे अधिक चाहिए लेकिन पानी का जमाव नहीं चाहिए। तो फसल है चाय। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चाय की फसल के लिए दोस्तों पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन पानी का जमाव नहीं है इसके लिए आवश्यक। तो ऑप्शन सी चाय वो फसल है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा प्रकार है। दोस्तों बतानी है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदा है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों काली मिट्टी अर्थात रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में इसी मृदा का प्रकार पाया जाता है, काली मिट्टी अर्थात रेगूर मिट्टी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कपास की खेती के लिए इस मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। कपास की खेती काली मिट्टी पर अच्छे से की जाती है, यानी कि जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी पर अच्छी होती है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी। तो अभी दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे कि जो कपास की खेती में अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखें क्योंकि वहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दोस्तों दालचीनी एक मसाले का नाम है। बतानी है कि पेड़ के किस भाग से इसको प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे छाल से। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं ये दालचीनी है, ये पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक नाम आता है लॉर्ड मैकाले का, तो लॉर्ड मैकाले का भी एक नाम आता है। लॉर्ड मैकाले दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लॉर्ड मैकाले से आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, लेकिन भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो है चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों बतानी है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों इस विकल्प में है एक सुचेता कृपलानी, तो इनसे भी आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो सुचेता कृपलानी थी ये दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी का नाम याद रखेंगे आप लोग। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।